ये कहानी उस समय की है जब हम आज से भी ज्यादा उन्नत हुआ करते थे। उस समय हमें ये ज्ञान था कि कैसे हम अपनी शारीरिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में जो काम हम मशीन्स के द्वारा करते हैं, वही काम हमारे पूर्वज अपने चक्रों की ऊर्जा से कर सकते थे। उस समय के लोग आज के समय से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ये कहानी शुरू होती है उस समय के एक देश से जिसका नाम है ब्रह्म देश। इस देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ योद्धाओं का बहुत सम्मान किया जाता है, इसलिए हर कोई एक योद्धा बनना चाहता है और अपने देश में एक बड़ा ओहदा पाना चाहता है। इसी देश का एक छोटा शहर है जिसका नाम है कुंडार। हमें क्या ही पता था कि जब इस छोटे से शहर में एक मामूली इंसान योद्धा बनेगा तो आने वाली कई पीढ़ियां इसके गुणगान करती रहेंगी। कुंडार में सबसे समृद्ध परिवारों में से एक है चंद्रसेन परिवार, और आज उनके घर में खुशी का माहौल है क्योंकि आज उनकी बेटी अंबा का शक्ति संस्कार होने वाला है, जिसमें अंबा को उसकी शक्ति के अनुसार एक दिव्यास्त्र मिलेगा। अगर अंबा एक शक्तिशाली योद्धा बनकर सामने आती है तो इससे चंद्रसेन परिवार ब्रह्मदेश के सबसे शक्तिशाली परिवार बनने के अपने लक्ष्य तक और जल्दी पहुंच सकते हैं। चंद्रसेन परिवार के मुखिया विक्रमादित्य चंद्रसेन अपने महल के कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव था। आज वो दिन था जब उनका परिवार या तो ब्रह्मदेश के सबसे शक्तिशाली परिवार बनने के एक कदम करीब जा सकता था या उनका ये सपना पूरी तरह से टूट सकता था। अपने परिवार को शिखर तक पहुंचता हुआ देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। चंद्रसेन इन्हीं विचारों में लीन थे कि तभी उनकी नजर अपनी बेटी अंबा पर पड़ी, जो उनके कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अंबा को देखकर मानो विक्रमादित्य के चेहरे से सारा तनाव मिट गया। उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई और उन्होंने अपनी बेटी को देखकर अपनी बाहें फैला दी। अंबा भी दौड़ते हुए अपने पिता के गले से लिपट गई। विक्रमादित्य को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब 18 साल की हो गई है। उन्होंने अंबा के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसके भावों को पढ़ते हुए कहा, डर लग रहा है, थोड़ा सा। अंबा ने थोड़ा सहम कर जवाब दिया, फिर थोड़ा रुक कर बोला, मैंने सुना है कि शक्ति संस्कार में स्वयं भगवान इंद्र हमारे ऊपर वज्रपात करते हैं। पिछली बार सूर्यवंश परिवार के राजकुमार ने जब शक्ति संस्कार में भाग लिया था तो भगवान इंद्र के वज्र के तेज से वो पिघल गए थे। डरो मत, तुम मेरी बेटी हो। तुम सिर्फ संस्कार को पूरा ही नहीं बल्कि एक उच्च श्रेणी की योद्धा बनकर निकलोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अंबा। विक्रमादित्य ढांढस बढ़ाते हुए अंबा से बोले। अपने पिता की ये बातें सुनकर अंबा का चेहरा थोड़ा शांत होता है। उसमें थोड़ा जोश आया। फिर उसने अपने पिता के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है बाबा, तो मुझे अब किसी का डर नहीं। अंबा की ये बात सुनकर विक्रमादित्य को भी थोड़ा सुकून मिला। फिर उन्होंने अंबा से पूछा, सिद्धार्थ तैयार है? सिद्धार्थ का नाम सुनकर अंबा की आंखों की चमक वापस लौट आई थी और फिर उसने जवाब दिया, हाँ बाबा, वो तैयार है और अभी कमरे के बाहर ही इंतजार कर रहा है। ठीक है, उसे भी बोल दो कि वो तैयार रहे। हम कुछ देर में गुरु नागार्जुन के गुरुकुल के लिए निकलने वाले हैं। तुम्हारा शक्ति संस्कार उनकी उपस्थिति में ही संपूर्ण होगा, ताकि तुम्हारी जान को अगर कोई खतरा आए तो वो तुम्हें बचा सके। विक्रमादित्य के इस आदेश को निष्पादित किया गया। अंबा कमरे से बाहर चली जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो सिद्धार्थ को आवाज लगाती है। सिद्धार्थ एक खंबे के पीछे से बाहर आकर कहता है, कहिए राजकुमारी। 22 वर्ष का सिद्धार्थ दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान, घुंघराले बाल, किसी देवता से कम नहीं लगता था। अब तो मुझे राजकुमारी कहना बंद करो सिद्धार्थ। मानती हूँ कि तुम मेरे रक्षक हो, पर तुम मेरे बचपन के दोस्त भी तो हो, और पिताजी के दिए वचन के अनुसार अब तो हमारी शादी भी हो जाएगी। फिर तुम मुझे मेरा नाम लेकर कब से बुलाओगे? कहते हुए अंबा उसे छेड़ने लगी। जी राजकुमारी। सिद्धार्थ ने फिर से अंबा की चुटकी ली। इस बार अंबा ने गुस्से में उसकी छाती पर एक मुक्का मार दिया। उफ,
दर्द होता है, क्या कर रही हो? सिद्धार्थ थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। हाँ, अब सही है। कहते हुए अम्बा एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय सिद्धार्थ अचानक से उसके बहुत करीब आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उससे कहता है, तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं, मुझे मारोगी? हाँ तो क्या कर लोगे तुम? अम्बा ने इठला के कहा। बताऊं? ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ उसे गले से लगा लेता है। अम्बा उसका कोई विरोध नहीं करती। वो भी सिद्धार्थ की बाहों में मानो घुल सी गई। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। अम्बा का चेहरा शर्म से झुक जाता है। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब चले? हाँ, अम्बा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर दोनों हाथ पकड़े पकड़े ही महल के दरवाजे तक का सफर तय करते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर सिद्धार्थ तुरंत ही वापस अपनी रक्षक वाली भूमिका में आ जाता है। दोनों धीरे धीरे रथ की तरफ बढ़ते हैं। महल के दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि विक्रमादित्य के साथ साथ उनका रथ भी तैयार है। वे दोनों अपने रथ में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में विक्रमादित्य चंद्रसेन भी अपने रथ पर आ जाते हैं। फिर सभी लोग गुरु नागार्जुन के मठ की तरफ बढ़ते हैं। तभी विक्रमादित्य अम्बा के पास जाकर कहते हैं, अम्बा, शक्ति संस्कार शुरू होने में अभी समय है। तब तक तुम महाकक्ष में जाकर अपनी ध्यान मुद्रा की तैयारी करो। मुझे गुरुजी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। फिर मैं उनके साथ महाकक्ष में आऊंगा। जी बाबा, कहते हुए अम्बा सिद्धार्थ के साथ महाकक्ष में चली जाती है। विक्रमादित्य गुरु नागार्जुन के कुटिया में गए तो उन्हें ध्यान मुद्रा में देखकर उनके पैरों पर अपना मस्तक झुकाते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव। आंख खोलते ही गुरु नागार्जुन के शांत चित्त पर मुस्कान तैर गई, मानो वो विक्रमादित्य की ही प्रतीक्षा कर रहे हो। गुरु नागार्जुन का आशीर्वाद पाते ही विक्रमादित्य ने कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही होगा कि आज मेरी अम्बा का शक्ति संस्कार है। क्या वो एक महान योद्धा बनेगी? क्या वो हमारे कुल का नाम रोशन करेगी? गुरु नागार्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुत्री में एक महान योद्धा बनने के सारे गुण हैं, परंतु ये बताओ कि उसने कितने चक्रों को सक्रिय किया है? उन्होंने अपनी बात एक प्रश्न के साथ खत्म की। 4 चक्रों को गुरुदेव। विक्रमादित्य बड़े गर्व से बोला। गुरुदेव के चेहरे पर फिर से मुस्कान तैर गई। अरे वाह, केवल 18 सालों में उसने 4 चक्रों को सक्रिय कर लिया है। फिर तो वो बिना किसी कठिनाई के चौथी श्रेणी की योद्धा बन सकती है। गुरुदेव की बात सुनकर विक्रमादित्य का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। उसने कहा, परंतु गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि वो 5वीं श्रेणी की योद्धा बने। गुरुदेव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। असंभव! क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? गुरुदेव, इसीलिए तो मैंने शक्ति संस्कार आपके समक्ष कराने की सोची है, वो भी महाकक्ष में। आपसे क्या ही छुपा है गुरुदेव। आप जानते हैं कि उस महाकक्ष में कितने महान योद्धाओं ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिससे वो कक्ष बहुत पवित्र है। क्या अगर हम उस महाकक्ष में अम्बा का शक्ति संस्कार कराएं, तो क्या ये संभव नहीं है गुरुदेव? विक्रमादित्य की बात सुनकर गुरुदेव सोच में पड़ गए। मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रमादित्य। हमारे अंदर की ऊर्जा 7 चक्रों में बनती है। जो योद्धा अपने जितने चक्रों को सक्रिय करेगा, वो उस श्रेणी का योद्धा बन जाएगा। अम्बा ने 4 को सक्रिय किया है तो वो चौथी श्रेणी की योद्धा बनने के ही काबिल है। उसे 5वीं श्रेणी का योद्धा बनाने के लिए उसका 5वां चक्र सक्रिय करवाना पड़ेगा। और तुम ये भूल रहे हो कि वो ऊर्जा 108 उप चक्रों में इकट्ठा होती है। अगर तुम्हारे उप चक्रों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो और ऊर्जा को अपने अंदर समा सके, तो ऐसी स्थिति में अगला चक्र सक्रिय करना जानलेवा हो सकता है। पर गुरुदेव, कोई तो तरीका होगा। हाँ, मेरे पास एक सिद्ध मंत्र है जो शायद तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। पर इतना ध्यान रखना, अगर शक्ति संस्कार के बाद वो जीवित बच भी जाती है, तो वो अम्बा पुरानी अम्बा जैसी नहीं रहेगी। ऐसे समझ लो कि उसका पुनर्जन्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या तुम अपनी शक्ति की भूख के लिए उसका बलिदान दे दोगे? गुरुदेव गंभीर होकर बोले। गुरुदेव की बात सुनकर विक्रमादित्य दृढ़ होकर बोला, हाँ,
जब आप मेरी बेटी की रक्षा कर रहे हैं तो कैसा खतरा गुरुदेव? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे अपने परिवार का उज्जवल भविष्य दिख रहा था। वो अपने परिवार को बहुत शक्तिशाली होते हुए देखना चाहता था और उसके इस सपने को पूरा करने में अम्बा एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली थी। सभी लोग महाकक्ष में आ चुके थे। महाकक्ष के बीचों बीच लकड़ी की एक बड़ी सी मेज थी जिस पर अम्बा ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। उसके ठीक पीछे सिद्धार्थ खड़ा था और अम्बा के रक्षक होने की जिम्मेदारी निभा रहा था और उसके परिवार के सारे सदस्य अम्बा को घेरे हुए थे। विक्रमादित्य गुरु नागार्जुन के साथ महाकक्ष में आए और वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। विक्रमादित्य वहीं भीड़ के बीच रुक गए और गुरुजी अम्बा के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी आसमान में जोर जोर से बादल कड़कने की आवाजें आने लगी। इन आवाजों से ध्यान में लीन अम्बा थोड़ी सहम गई, पर अपने आप को थोड़ा शांत करके दोबारा ध्यान में लीन हो गई। कुछ समय बाद बहुत जोर की बिजली कड़की और छत को चीरती हुई सीधा अम्बा के ऊपर गिरी। इससे कमरे में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी को लगता है कि शक्ति संस्कार पूरा हुआ, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुकता। थोड़ी थोड़ी देर पर अलग अलग रंग की बिजली अम्बा के ऊपर गिरने लगती है, कभी लाल, कभी बैंगनी, कभी नारंगी। ऐसा करते करते अम्बा को बहुत से बिजली के झटके लगने लगते हैं। गुरुदेव के मंत्र पाठ खत्म होने पर भी ये बिजली गिरना बंद नहीं होती। इस सबसे विक्रमादित्य चंद्रसेन बहुत डर गए और गुरुजी के पास जाकर बोले, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? अम्बा पर इतना वज्रपात क्यों हो रहा है? क्या ईश्वर हमसे क्रुद्ध है? गुरुजी गुस्से में बोले, ये तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये चौथे श्रेणी की योद्धा ही बन सकती है, और तुम्हारी जिद के कारण मैंने इसे 5वें श्रेणी की योद्धा बनाने का मंत्र पढ़ा। अब इसके अंदर इतनी ऊर्जा बची ही नहीं है कि ये अपने 5वें चक्र को सक्रिय कर सके, और जब तक उसका 5वां चक्र सक्रिय नहीं होता, ये बिजली इसके ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी, और अगर ये जल्दी नहीं रुका तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। ये सुनकर विक्रमादित्य चंद्रसेन कांपने लगे। आपके पास कुछ तो उपाय होगा, विक्रमादित्य ने गुरुजी से विनती की। हाँ, है। क्या? किसी को अपने उपचक्रों की ऊर्जा अम्बा को सौंपनी होगी ताकि उसका 5वां चक्र सक्रिय हो जाए, तभी ये शक्ति संस्कार पूरा होगा। गुरुजी ने उपाय बताया। ये सुनकर विक्रमादित्य चौंक गया। उसे पता था कि उपचक्रों की ऊर्जा कोई भी किसी और को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस इंसान की मौत भी हो सकती थी। उसे पता था कि केवल एक ही इंसान ऐसा कर सकता है, और वो है सिद्धार्थ। विक्रमादित्य सिद्धार्थ के पास जाकर कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी अम्बा को ऐसे देखकर विचलित हो गया था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। विक्रमादित्य को अपने सामने देखकर वो कहता है, महाराज, ये अम्बा को क्या हो रहा है? देवराज इंद्र अपना वज्रपात रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो हमसे नाराज हैं? विक्रमादित्य ने रुआंसी आंखों के साथ जवाब दिया, बेटा सिद्धार्थ, अम्बा के प्राण खतरे में है, वो मरने वाली है। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या अम्बा को बचाने का कोई तरीका नहीं? उसने पूछा। हाँ सिद्धार्थ, एक तरीका है। तो वो क्या है महाराज? उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम अम्बा से सच्चा प्रेम करते हो? क्योंकि मैं जो तुमसे आज मांगने जा रहा हूँ, वो लोगों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। हाँ महाराज, अपने स्वर्गीय माता पिता के बाद मैंने अम्बा से ही सबसे अधिक प्रेम किया है, और उसके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ विक्रमादित्य के सामने नतमस्तक हो गया। तुम्हें अपने उपचक्रों की ऊर्जा अम्बा को सौंपनी होगी सिद्धार्थ। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। करते हुए कहा, अब
I think my money and I have commitment issues. Meaning? Meaning it shows up, we hang out for a bit, and then it disappears. मतलब आगे भी ऐसे ही होगा क्या? अरे नहीं यार, पैसों के साथ भी थोड़ा कमिटमेंट चाहिए, लाइक रिलेशनशिप्स। अच्छा, कैसे? बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट कर, थोड़ा थोड़ा रेगुलरली। म्यूचुअल फंड सही है। स्टार्ट योर SIP जर्नी टुडे। फाइंड आउट मोर ऑन mutualfundsahihai.com। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? एक तो 15 साल की तपस्या और अभ्यास के बाद भी तुमने केवल 2 चक्रों को सक्रिय किया था, और अब तो तुमने अपने उपचक्रों की ऊर्जा भी खो दी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक आत्महत्या कर चुका होता। तुम सिर्फ धरती पर एक बोझ हो और कुछ नहीं। दूर हो जाओ मेरी बहन की जिंदगी से। तुम्हें मेरे जीवन में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है चंड। और अगर तुमने आज के बाद मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं स्वयं महाराज से तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। सिद्धार्थ ने भी पलट के जवाब दिया और वापस महल की ओर चला गया। सिद्धार्थ अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा चांद को निहार रहा है। उसके मन में बहुत से ख्याल आ रहे हैं। उसका मन बहुत विचलित हो रहा था, और जब भी उसे ऐसा एहसास होता था तो वो अपने लिए एक रुद्राक्ष की माला निकाल लेता था। ये माला उसे उसके पिता ने दी थी। वही माला पकड़े हुए सिद्धार्थ अपने बचपन के दिनों में खो गया, जब नन्हा सिद्धार्थ अपने पिता के साथ खेला करता था। नन्हा सिद्धार्थ बगीचे में खेल रहा है, तभी उसके पिता गणपति महानामन उसके पास आते हैं और उसे रुद्राक्ष की माला दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रुद्राक्ष की माला देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह बाबा, इस माला को देखिए तो, कितने बड़े बड़े रुद्राक्ष हैं। ऐसा कहते हुए वो झट से उस माला को पहन लेता है। तभी उसे एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। वो देखता है कि उसे चारों ओर से एक लाल रोशनी घेर लेती है और उसका शरीर लाल रंग से चमकने लगता है। फिर उसकी वो सारी ऊर्जा तरंगें रुद्राक्ष के अंदर समाहित होने लगती हैं। रुद्राक्ष उसकी सारी ऊर्जा सोख लेता है और उसके अंदर केवल उतनी ही ऊर्जा बचती है जितनी ऊर्जा से वो जीवित रह सके। वो कमजोर महसूस करने लगता है और घुटनों के बल गिर जाता है। फिर उसके पिता उसे संभालते हैं। बेटा, अब अपनी रुद्राक्ष माला उतार दो। सिद्धार्थ वो माला उतार लेता है, फिर अपने पिता की ओर देखते हुए कहता है, ये क्या था बाबा? गणपति महानामन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो सिद्धार्थ। आज के बाद तुम कभी भी इस माला को किसी और को नहीं छूने दोगे। ये तुम्हारी है और केवल तुम ही इसे छू सकते हो। पर क्यों बाबा? नन्हे सिद्धार्थ ने पूछा। क्योंकि अब रुद्राक्ष की इस माला में तुम्हारी ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है और अब इसमें केवल तुम्हारी ही ऊर्जा जानी चाहिए। अगर गलती से भी इसे किसी और ने छुआ तो तुम्हारी ऊर्जा दूषित हो जाएगी। गणपति महानामन ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा। ये रुद्राक्ष की माला कोई मामूली माला नहीं है पुत्र। ये एक सिद्ध माला है और इसमें ऐसी शक्ति है कि इसमें चक्रों की ऊर्जा इकट्ठा की जा सकती है। अगर इसे किसी एक मनुष्य की ऊर्जा सालों तक मिलती रहे तो अंत में ये बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा से लबालब भर जाएगी और फिर जो इसका धारक होगा उसके पास असीमित ऊर्जा का भंडार होगा और वो एक ही बार में कई चक्रों को सक्रिय कर लेगा। तो पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम इस माला के धारक बनो। ये सब सुनकर सिद्धार्थ बहुत रोमांचित हो जाता है और वो माला अपने पास रख लेता है। बचपन के दिनों को याद कर सिद्धार्थ थोड़ा उदास हो गया था। वो अभी भी उस खिड़की के पास बैठे अपने पिता को याद कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। आज वो कमजोर था, पर उसकी वजह ये नहीं थी कि वो अभ्यास में कोई कमी छोड़ देता था। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी ऊर्जा उस रुद्राक्ष माला को सौंप देता था और अगले दिन फिर वहीं से शुरू करता था। उसे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब उसके पूरे गांव की हत्या एक ही दिन में हुई थी और सिद्धार्थ एक बार फिर से
बीते हुए कल को याद करने लगता है। नन्हा सिद्धार्थ कुंडार शहर से अपना अभ्यास पूरा करके अपने गांव कौशल की तरफ जा रहा था। उसके पिता गणपति विक्रमादित्य के सेनापति थे और वो भी बहुत जल्द अंबा का रक्षक बनने वाला था, इसलिए वो खूब मेहनत से अभ्यास करता था। आज भी उसने खूब मन लगाकर अभ्यास किया था और वो बहुत जोश में था अपनी माँ और पिता को आज के दिन का विवरण देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव के मुख्य द्वार के पास जाता है तो देखता है कि एक कटा हुआ सर वहां पर टंगा है और वो सर किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता का है। यह देखकर उसका मन बैठ गया। उसे जोर से चिल्लाने का मन हुआ पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसे रोने का मन हुआ पर पता नहीं क्यों आज आंसू उसे धोखा दे रहे थे। वो अपने गांव में गया तो देखा चारों तरफ नरसंहार हुआ पड़ा है। सभी घरों में केवल लाशें ही लाशें थी। फिर वो अपने घर की तरफ बढ़ता है तो उसके मन में एक बहुत डरावना ख्याल आता है। माँ, माँ! वो जोर से चिल्लाया और अपने घर में घुसा। उसने सामने जो देखा वो आज भी उसे याद है। उसकी माँ जमीन पर बेजान पड़ी हुई है। जिसने भी उन्हें मारा है बड़ी निर्दयता से मारा है। उसे उसकी माँ का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। वो अंदर देखता है तो पाता है कि उसके भाई को जिंदा जला दिया गया है। अब बहुत हो गया। उससे देखा नहीं जा रहा था। वो विक्षिप्तों की तरह जोर जोर से रोने लगा। एक मारे हुए गांव से एक बच्चे के रोने की आवाज सचमुच उस रात में बड़ी डरावनी लग रही थी। जो भी उस रात हुआ, सिद्धार्थ आज भी वो सब महसूस कर सकता था। बीते हुए कल की यादों को समेटकर सिद्धार्थ ने वहीं खिड़की के पास बैठे रुद्राक्ष की उस माला को और जोर से पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कहते हुए वो रोने लगा। फिर उसने उस रुद्राक्ष की माला को अपने सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष को सीने से लगाते ही एक नारंगी रंग के ऊर्जा तरंग ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वो ऊर्जा फिर से रुद्राक्ष ने सोख ली। सिद्धार्थ फिर से कमजोर हो गया और गिर पड़ा। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग होता हुआ देखा। उसने देखा कि रुद्राक्ष का रंग बदल चुका है। वो माला सफेद चमक रही थी और उसमें से एकदम हल्का तेज निकल रहा था। सिद्धार्थ सिर से बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो वापस उस रुद्राक्ष को अपनी पेटी में रख सके, इसलिए वो उसे अपने पतलून की जेब में रख लेता है और वहीं जमीन पर पड़े पड़े सो जाता है। सुबह होती है। अब सिद्धार्थ के मन में एक नया संकल्प है। उसमें एक नई ऊर्जा है। मुझे अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढना है। अपने गांव के हत्यारे को हमेशा के लिए खत्म करना है। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए वो महाराज विक्रमादित्य के कक्ष की ओर बढ़ा चला जा रहा है। वो महाराज के कक्ष पर दस्तक देने वाला था कि तभी उसे अंदर चल रही बातचीत की एक धीमी आवाज सुनाई देती है और वो उसमें कुछ ऐसा सुन लेता है कि वो रुक जाता है और चुप कर सारी बातें सुनने लगता है। तो महाराज विक्रमादित्य, आपने क्या सोचा है? सूर्यसेन परिवार और चंद्रसेन परिवार की विवाह संधि के बारे में। ये एक अनजान आवाज थी। हाँ राजकुमार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मेरा, अंबा और पूरे चंद्रसेन परिवार का सौभाग्य होगा जो मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। ये आवाज महाराज विक्रमादित्य की थी। उनकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ को मानो झटका लगा। ऐसा लगा मानो उसका दिल धड़कना भूल गया। क्या अंबा को ये पता है? क्या अंबा ने इसके लिए हामी भरी थी? ये सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधे। उसका मन किया कि अभी वो दरवाजा खोले और अंदर बैठे सभी जनों को मार डाले, पर उसने अपने आप को शांत किया और आगे की बात सुनी। लेकिन हमने सुना है कि अंबा की शादी पहले ही किसी और से तय हो चुकी है। उस अनजान आवाज ने सवाल किया। वो तो मैंने एक बेवकूफ सेनापति को कुछ समय तक अपनी रक्षा में रखने के लिए ऐसे ही बोल दिया था राजकुमार। अब जब वो ही नहीं रहा तो उस शादी के वादे का मैं क्या करूंगा? मान लीजिए वो शादी रद्द हो गई। कहते हुए विक्रमादित्य हंसने लगे। नहीं,
सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जिस किसी से भी अम्बा की शादी तय हुई थी उसे इस दुनिया से मिटना होगा। मैं नहीं चाहता कि अम्बा का कोई कमजोर साथी अब इस दुनिया में जिंदा रहे। अम्बा एक 5वीं श्रेणी की योद्धा है, उसका कमजोरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या आप उसे मेरे लिए जान से मार सकते हैं महाराज? उस अनजान आदमी ने सवाल किया। समझ लीजिए कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा राजकुमार, आप निश्चिंत रहें, विक्रमादित्य ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो महाराज विक्रमादित्य को अपने पिता समान मानता था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे जान से मारने की बातें कर रहे हैं। आज वो फिर से अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा था। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, अपनी माता की बहुत याद आ रही थी। तभी अंदर से उस अनजान शख्स ने कहा, बाहर कोई हमारी बात सुन रहा है। सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कक्ष का दरवाजा खुल गया। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके सामने महाराज विक्रमादित्य खड़े हैं। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा है और उसके बगल में और कोई नहीं बल्कि सूर्यसेन परिवार के सबसे बड़े राजकुमार अनंतमणि सूर्यसेन खड़े थे। इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में ही अपने 6 चक्रों को सक्रिय कर लिया है। इनकी शक्तियों के सामने सिद्धार्थ तो कुछ भी नहीं है। क्या ये मुझे मार देंगे? सिद्धार्थ के मन में ये प्रश्न कौंधा। सिद्धार्थ छुपकर विक्रमादित्य और अनंतमणि की बातें सुन रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वे लोग उसे मारने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ कर पाता, उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और वे दोनों कक्ष से निकलकर सिद्धार्थ के सामने आ जाते हैं। क्या ये लोग मुझे अभी जान से मार देंगे? सिद्धार्थ के मन में ये सवाल कौंधा। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी भींच ली। वो इस समय कुछ करना चाहता था, पर जानता था कि इन दोनों के सामने वो कुछ भी नहीं है। तुम महल की सुरक्षा को भेद कर यहाँ तक कैसे पहुंचे सिद्धार्थ? कहीं तुम्हारी मंशा में कोई खोट तो नहीं? विक्रमादित्य ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो दोनों अनजान हो। विक्रमादित्य, वो व्यक्ति जो आज से 1 दिन पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिद्धार्थ से भीख मांग रहा था, आज उस सिद्धार्थ पर शक कर रहा है जिसने बिना कुछ सोचे समझे प्राण तुल्य ऊर्जा अम्बा को सौंप दी थी ताकि वो जीवित बच सके। कि वो उन्हें मारने की कोशिश कर सकता था? सिद्धार्थ, जो विक्रमादित्य को पिता समान मानता था, आज देख रहा है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सब स्वार्थी है, सिद्धार्थ ने मन में सोचा और उसके चेहरे पर एक कटाक्ष भरी मुस्कान तैर गई और ये मुस्कान कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को चुभ गई। सिद्धार्थ, आज के समय में तुम किसी न किसी दीनहीन पुरुष से कम नहीं हो और आज के तुम्हारे इस कारनामे से तो मुझे तुम्हारी नीयत पर भी शक हो रहा है। बोलो, क्या करने आए थे तुम यहाँ? कहीं तुम चंद्रसेन परिवार का रहस्य चुराने तो नहीं आए थे? कि कैसे अम्बा एक पंचचक्रधारी योद्धा बन गई और अभी तक तुम द्विचक्रधारी योद्धा ही बनकर रह गए? विक्रमादित्य ने कड़े शब्दों में सिद्धार्थ से पूछा। विक्रमादित्य की बातें सिद्धार्थ को कांटों की तरह चुभ रही थी। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बहुत कुछ करना चाहता था। वो वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार देना चाहता था, पर उस छोटी सी उम्र में उसने जिस शांति का परिचय दिया वो सचमुच काफी डरावना था। रहस्य की चोरी कहते हुए सिद्धार्थ की हल्की हंसी छूट गई। शायद आप भूल रहे हैं महाराज कि शक्ति संस्कार के समय आपकी बेटी अम्बा मरने वाली थी और तब आप किसी दुखियारे की तरह मेरे चरणों में आए थे ताकि मैं आपकी बेटी के प्राण बचा सकूं। मैं क्या आपके रहस्य चुराऊंगा? और बदले में आपने मुझे एक धन्यवाद भी नहीं कहा। ऊपर से आप तो यहाँ मुझे मारने की साजिश रचने लगे। दुख तो मुझे होता है महाराज। मैं ये पहले नहीं जान पाया कि आप कितने चरित्रहीन हैं। सिद्धार्थ किसी सांप की तरह फुफकारा। राजकुमार अनंतमणि के सामने अपनी ये बेइज्जती
विक्रमादित्य सहन नहीं कर पाए और जोर से सिद्धार्थ का नाम पुकारा, सिद्धार्थ, और जोर से उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। सिद्धार्थ पहले से ही कमजोर था और विक्रमादित्य के तमाचे से वो गिर पड़ा। तभी अनंतमणि सूर्यसेन थोड़ा आगे बढ़े और कहा, हाँ, तो यही है वो लड़का जिससे अंबा की शादी होने वाली थी? हाँ, यही है वो। विक्रमादित्य ने हामी भरी। तो एक द्विचक्रधारी योद्धा, तुम तो बहुत कमजोर हो, आखिर तुम्हारा और अंबा का क्या मेल? कहते हुए अनंतमणि की हंसी छूट गई। इसे मारना तो मेरी ऊर्जा की बर्बादी होगी। ये काम मैं आपके ही हाथों में छोड़ रहा हूं महाराज। आप कृपया इस बात का ख्याल रखें कि इसे कल का सूरज नहीं दिखना चाहिए। कहते हुए अनंतमणि वहां से चला गया। उसे अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि सिद्धार्थ जैसे कमजोर योद्धाओं के मुंह लगना उसे समय और ऊर्जा की बर्बादी लगती थी। शायद तुमने उनकी बात सुन ली होगी सिद्धार्थ। अब तुम मुझे वो वचन पत्र दे दो जो मैंने तुम्हारे पिता को दिया था। विक्रमादित्य ने आदेश दिया। क्यों? मुझे मारने की इतनी जल्दी है क्या? सिद्धार्थ ने तंज मारते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर विक्रमादित्य ने उसे गुस्से से घूरा, पर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं दिखी। फिर राजा जोर से चिल्लाए, सैनिकों, जल्दी से इस धोखेबाज को कैद में डालो और इसके कमरे से वचन पत्र ढूंढो। कल सूर्योदय से पहले इसे फांसी दी जाएगी। विक्रमादित्य की आज्ञा पाकर झट से 4 सैनिकों ने सिद्धार्थ को घेर लिया। वो जानता था कि इस हालत में वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सिद्धार्थ ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया और शांति से अपने आप को सैनिकों के हवाले कर दिया। क्या अंबा इस सब के बारे में जानती है? आखिरकार सिद्धार्थ ने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे शुरू से ही खाए जा रहा था। उसका मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अंबा के जानते हुए ये सब हो सकता था। विक्रमादित्य ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अंबा एक प्रतिभाशाली लड़की है। वो एक पंच चक्रधारी योद्धा है। वो तुम्हारे जैसे कमजोर के साथ क्यों ही रहना चाहेगी? तुम्हें हार मान लेनी चाहिए बच्चे। आपने अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या अंबा को इसके बारे में पता है, हाँ या ना? इस बार सिद्धार्थ ने थोड़ा चिल्लाकर यह सवाल पूछा। विक्रमादित्य ने इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वहां से चल दिए। उनका यह व्यवहार सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर मार रहा था। एक तरफ जहां सिद्धार्थ अपनी ये अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा था और अपने आप को संभाल रहा था, तो वहीं सारे सैनिक उसे घसीट कर कैद खाने में ले जा रहे थे। रात हो गई थी। सिद्धार्थ कारागार में बंद था और अपने विचलित मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन तुम्हें अपने किए का पछतावा होगा विक्रमादित्य। सिद्धार्थ ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी जेब में कुछ था। जब उसने अपनी जेब को टटोला तो उसे याद आया कि पिछली रात तो वो रुद्राक्ष की माला जेब में ही लेकर सो गया था। उसने वो माला निकाली, उसे सिर से छूकर प्रणाम किया और कहा, कई सालों तक तुमने मेरी ऊर्जा का सोपान किया है। आज समय है कि तुम मेरी मदद करो। ये कहते हुए वो उस रुद्राक्ष की माला को पहन लेता है। वो देखता है कि एक सफेद ऊर्जा तरंग उसे चारों ओर से घेर लेती है। सिद्धार्थ अपने अंदर अनंत ऊर्जा का संचार महसूस करता है। माला की चमक और बढ़ जाती है। इससे सिद्धार्थ की आंखें बंद हो जाती है। वो महसूस करता है कि उसका तीसरा चक्र सक्रिय हो चुका है और उसके उप चक्रों में ऊर्जा बढ़ने लगी है। फिर चौथा चक्र भी सक्रिय हो जाता है और 5वां भी। अचानक हुई इतनी तेज ऊर्जा के संचार को सिद्धार्थ का शरीर संभाल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर फट पड़ेगा। वो जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर उसके कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। अब सिद्धार्थ के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में लटक रहा था और उसका शरीर शुद्ध ऊर्जा से घिरा हुआ चमक रहा था। फिर वो देखता है कि ऊर्जा तरंग सफेद से हरी हो जाती है। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है और ठप की आवाज के साथ सिद्धार्थ गिर जाता है। इस बार वो एक नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस कर रहा था।
वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहा था। ऊर्जा संग्रहण समाप्त हुआ। अब शक्ति संस्कार की बारी। मन ही मन ये सोचते हुए सिद्धार्थ ध्यान मुद्रा में बैठ गया और कठिन साधना प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप उस कारागार के ठीक ऊपर घने बादल जमा हो गए। इंद्र के वज्रपात का समय हो गया था। कुछ ही समय में एक तेज गर्जना हुई और कारागार की छत को तोड़ती हुई एक बिजली उसके ऊपर आ गिरी। फिर उसे एक ऊर्जा तरंग ने घेर लिया और वो ऊर्जा तरंग एक बहुत बड़े सांप का आकार ले रही थी। कुछ ही समय में सब साफ था। उसका दिव्यास्त्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंत नाग थे, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु अपना आसन ग्रहण करते थे। इस सब को बहुत दूर एक ऊंची चोटी पर खड़ी एक परछाई बड़े गर्व के साथ देख रही थी। सिद्धार्थ, तुम एक महान योद्धा बनोगे, कहते हुए वो रहस्यमय आकृति वहां से गायब हो जाती है। यहाँ सिद्धार्थ अपने आसन से उठता है तो देखता है कि इंद्र के वज्रपात से पूरा कारागार तहस नहस हो चुका है और कारागार की सुरक्षा में जो सिपाही खड़े थे उन्हें अनंतनाग ने पहले ही मार दिया था। ये देखकर सिद्धार्थ बड़ा खुश हुआ और वापस महल की ओर बढ़ने लगा। उसे वहां से अपने पिता के दिव्य भाले को लेना था, क्योंकि वो उसके परिवार और उसके पिता की धरोहर थी और वो उसके बिना कहीं नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में वो राजमहल पहुंच जाता है और शस्त्र कक्ष की ओर बढ़ता है। वो उस कक्ष में जाने वाला ही होता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती। उस कक्ष में कोई था। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक आकृति दिखी। वो ध्यान से देखता है तो पाता है कि वो उस आकृति को पहचानता है। वो और कोई नहीं बल्कि अंबा का चचेरा भाई चंड था। उसने देखा कि वो शस्त्रागार में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था और उसके ठीक बगल में उसके पिता का दिव्य भाला रखा हुआ था। उस भाले को देख सिद्धार्थ बहुत खुश होता है। उस भाले को देखना उसके लिए अपने पिता को देखने के समान था। पर बहुत जल्दी ही वो अपने आप को फिर से होश में लाता है और अपना ध्यान चंड पर केंद्रित करता है। अच्छा, तो तुम हो सिद्धार्थ। चंड ने उसे देख लिया था। तुम तो कारागार में बंद थे ना? तुम यहाँ कैसे? अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे पास तो नहीं आ गए? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। चंड ने चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ चंड, मैं बस अपनी अमानत लेकर चला जाऊंगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिद्धार्थ ने अपने गुस्से पर काबू किया। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दो? तुम क्या हो मेरे सामने? कुछ नहीं, तुम केवल एक मामूली से योद्धा हो, जबकि मैं 4 चक्रधारी योद्धा हूं और तुम द्विचक्रधारी। भूलो मत कि मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें मार सकता हूं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। चंड उसे एक हिरण के समान समझ रहा था, जिसका वो जब चाहे शिकार कर सकता था। मुझे मारोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? सिद्धार्थ ने एक मुस्कान के साथ कहा। चंड के लिए उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। तुम जैसों को मारने में क्या ही दिक्कत होगी? चंड ने फिर सिद्धार्थ को नीचा दिखाया। तभी उसकी नजर उस दिव्य भाले पर गई और चंड ने उस भाले को उठाकर कहा, कहीं तुम इसके लिए तो यहाँ पर नहीं आए थे? ये तुम्हारे पिता का हथियार है ना? एक कमजोर इंसान का कमजोर हथियार। कहते हुए उसने भाले को जमीन पर पटक दिया और उसे एक जोर की लात मारकर दूर फेंक दिया और कहा, जैसा बाप वैसा ही बेटा। वैसे भी एक कमजोर इंसान की औलाद से क्या ही अपेक्षित है? वो कायर सेनापति अपने गांव को नहीं बचा पाया और तुम भी वैसे ही कायर और कमजोर निकल गए। मैं अगर चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें खत्म कर महानामन परिवार का निशान इस दुनिया से मिटा सकता हूं। और जानते हो क्या, अपने बाप की तरह तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। चंड की ये सारी बातें सिद्धार्थ को कांटों की तरह चुभ रही थी। बस अब बहुत हुआ।
ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ बिजली की तेजी से भाले के पास जाकर उसे उठाता है और चंड के सामने जा खड़ा होता है। ये तुमने कैसे किया? अचानक हुए इस परिवर्तन से चंड थोड़ा डर जाता है। क्यों? अपनी मौत को अपने सामने देखकर डर लग रहा है? सिद्धार्थ ने एक मुस्कान के साथ चंड से यह सवाल पूछा और अगले ही क्षण चंड को यह महसूस हुआ कि उसका एक पैर कट कर अलग हो चुका है। सिद्धार्थ ने उसका वो पैर काट दिया जिससे उसने उस भाले को लात मारी थी। चंड जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। तुमने पूरे चंद्रसेन परिवार से दुश्मनी मोल ली है। अब तुम नहीं बचोगे। चंड विक्षिप्तों की तरह बोले जा रहा था कि तभी सिद्धार्थ उसके पास आता है और चंड का सर धड़ से अलग कर देता है। अब तुम चुप रहोगे, सिद्धार्थ धीरे से कहते हुए भाले के साथ उस कक्ष से बाहर निकलता है। वो महल के मुख्य द्वार से बाहर जा ही रहा होता है कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। तुम तो कारागार में बंद थे ना? सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि अंबा की थी। निवंदो पॅकेटच्या आट्याची रोटी इतकी नरम असं कसं? आशीर्वाद चक्कीच्या लोकवानगीचा कमाल होता तो. माझ्या पॅकेटचा लोकवान कुठून आला आता सगळे लिहिलं होतं. 40 क्वालिटी टेस्ट करून पाठवतात आट्यावर. हो, गॅरंटी आहे ना तशी क्वालिटी सर्टिफिकेट वर. तुम्ही पण आजच ट्राय करा. आई शपथ, रत्नाची गॅरंटी आहे. अंबा और सिद्धार्थ आमने सामने थे। अंबा की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि सिद्धार्थ कारागार में बंदी बनाया गया है। उसका मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अंबा ने उसे धोखा दिया है। शायद ये मुझे बचाने के लिए आने वाली थी, सिद्धार्थ ने सोचा। फिर उसने अंबा से कहा, अंबा, ये लोग तुम्हारी शादी सूर्यसेन परिवार में करवाना चाह रहे हैं। ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंबा, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था? सिद्धार्थ ने अंबा से पूछा। इससे पहले कि अंबा कुछ कह पाती, उसके पीछे से एक और आवाज आई। नीच सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अंबा दीदी के करीब आने की? क्या तुम उनका पीछा नहीं छोड़ सकते? सिद्धार्थ ने आवाज की दिशा में अपना सर घुमाया तो देखा कि वहां पर अंबा की छोटी बहन भूमि चंद्रसेन खड़ी थी और उसके पीछे विक्रमादित्य चंद्रसेन भी खड़े थे। विक्रमादित्य को देखकर सिद्धार्थ के शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी गुस्से से फट पड़ेगा। उसने अपनी फुर्ती का परिचय दिया और पलक झपकते ही भूमि को पीछे से जकड़ लिया और अपने भाले की नोक भूमि की गर्दन पर टिका दी। भाले की ठंडी नोक जब भूमि के गले पर पड़ी तो मानो उसका कंठ सूख गया था। अगर भूमि जरा भी हिलती तो वो भाला उसके मस्तिष्क के अंदर होता। इसीलिए उसने कुछ ना करने में अपनी भलाई समझी। अगर तुमने मेरी बेटी का बाल भी बांका किया तो तुम्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाएगा सिद्धार्थ। विक्रमादित्य चेतावनी देते हुए फूट पड़े। मेरे पास इन बकवास बातों का समय नहीं है। मुझे भी पता है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरे साथ तुम्हारी बेटी की भी जान जाएगी। सिद्धार्थ ये बोलते हुए भावहीन था। विक्रमादित्य की बोलती बंद हो गई। सिद्धार्थ ने फिर अंबा की ओर देखा और पूछा, अंबा, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? मुझे जवाब दो अभी। अंबा गुस्से में बोली, अब बंद करो ये सब सिद्धार्थ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी? एक बात समझ लो सिद्धार्थ, तुमसे जिसकी भी शादी होगी ना, उसका भविष्य बहुत अंधकारमय होगा, क्योंकि तुम एक बहुत कमजोर योद्धा हो। तुम जैसे कमजोर योद्धा को मैं अपना जीवन साथी कैसे बना सकती हूँ? अंबा ने सिद्धार्थ के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, पर सिद्धार्थ को जो समझना था वो समझ चुका था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अंबा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा की है। मुझे बचपन से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार किया गया था। हम दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं और बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए तो बचपन में ही हमारी शादी तय हो गई थी। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो अंबा?
जो पल हमने साथ में बिताए थे वो तुम कैसे भूल सकती हो? क्या तुमने सच में मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं? सिद्धार्थ ऐसे बोल रहा था कि मानो अभी रो पड़ेगा, लेकिन उसने किसी तरह से अपनी भावनाओं को रोक रखा था। ये सब बोलते हुए भाले पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी, जिससे भूमि और भयभीत हो गई थी। सूर्यसेन परिवार ब्रह्मदेश के सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य के अधिनायक हैं और राजकुमार अनंतमणि, वो तो 21 वर्ष की उम्र में ही 6 चक्रों को सक्रिय करके षटचक्रधारी योद्धा बन गए थे। उनकी प्रतिभा तो पूरा देश जानता है। राजकुमार की बात करते हुए अम्बा की आंखों में गर्व की झलक थी। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम उनकी तुलना में क्या हो सिद्धार्थ? कुछ भी नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे सूर्यसेन परिवार से मिल सकता है सिद्धार्थ, ना कि तुमसे। हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मैं हमेशा तुमसे एक ऊंचे पायदान पर थी और ये बात अब तुम्हें भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अम्बा ने अपनी बात पूरी की। ये सब सुनकर सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल में उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने टूट गई थी। बचपन से लेकर आज तक उसने अम्बा के साथ जितने भी पल व्यतीत किए थे वो सारे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो हाथ पकड़कर घूमना, वो अम्बा का शर्माना, वो जन्मों जन्मों तक साथ रहने के वादे, सब झूठे थे, झूठे थे। आखिरकार तुम सभी ने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम सबके सब नीच और अधर्मी हो। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं तुम लोगों का असली रंग अभी तक कैसे नहीं देख पाया। एक बात याद रखना तुम सबको अपने कर्मों का दंड मिलेगा और तुम सब तड़प तड़प कर मरोगे। सिद्धार्थ ने वहां मौजूद सभी लोगों को श्राप दिया। समय बर्बाद मत करो अम्बा, इस सिद्धार्थ को अभी यहीं जान से मार डालो। विक्रमादित्य चिल्लाया। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ाया तो भूमि यहीं मर जाएगी। सिद्धार्थ ने भूमि की गर्दन पर अपने भाले का दबाव बढ़ाते हुए कहा। भूमि के गले से खून की एक बूंद छलक गई। वहां मौजूद सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए। बाबा, दीदी मुझे बचाओ, भूमि ने डरते हुए चिल्लाया। तुम क्या चाहते हो? अम्बा ने भावहीन ढंग से पूछा। मुझे यहाँ से जाने दो और कोई भी मेरा पीछा करने की गलती मत करना, क्योंकि तुम लोगों में से किसी ने भी मेरा पीछा करने की कोशिश की तो पछताओगे। सिद्धार्थ के मन में सभी के लिए जो आदर और सम्मान था वो नष्ट हो चुका था। वो जानता था कि इस दुनिया में वो अकेला है। उसने अम्बा की ओर देखते हुए कहा, जब तुम मुसीबत में थी तो मैंने प्राण तुल्य ऊर्जा तुम्हें सौंप दी थी। तुम्हारी रक्षा को मैंने अपना परम कर्तव्य बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे परिवार का आभारी रहा कि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, पर तुम लोग तो मेरा इस्तेमाल करके मुझे मारने पर तुले हुए हो। बस अब बहुत हुआ। मैं तुम सभी से सारे रिश्ते तोड़ता हूं और आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। सिद्धार्थ ने ऐलान किया। उसके शब्द किसी गर्जना की तरह सबके कानों में गूंज रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग सिद्धार्थ को मारने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी अम्बा की आवाज आई, जाने दो उसे। सभी लोग चौंक गए और अम्बा की तरफ देखने लगे, पर अम्बा, इससे पहले कि विक्रमादित्य अपनी बात पूरी कर पाते, अम्बा ने दोबारा कहा, इसे भी पता चलने दीजिए बाबा कि एक कमजोर योद्धा को बाहर की दुनिया में कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आज हमारा परिवार ना होता तो शायद अभी तक ये मर चुका होता। जाने दीजिए इसे बाहर की दुनिया में। दर दर की ठोकरें खाकर कुछ दिनों में खुद मर जाएगा और शायद मरने से पहले इसे हमारे परिवार के किए हुए एहसान नजर आएंगे। अम्बा ने एक हल्की सी हंसी हंसी। वहां मौजूद सभी लोगों ने अम्बा की बात मानी और सिद्धार्थ धीरे धीरे भूमि की गर्दन पर भाला लगाए हुए वहां से चला गया। जैसे जैसे सिद्धार्थ अम्बा से दूर जा रहा था, जैसे उसका दिल किसी माँ की तरह पिघल रहा हो, लेकिन उसके आंसू का एक कतरा भी नहीं बहा, बल्कि आंखों में जुनून था। झुकी नजरों से वो महल से बाहर निकल आया। एक बार के लिए भी उसने पलट कर अम्बा को नहीं देखा। उधर अम्बा
उसे जाते हुए देख खुश हो रही थी। तभी विक्रमादित्य ने सैनिकों को बुलाया और आदेश देते हुए गुस्से में कहा, 2-4 सैनिक लेकर जाओ और उसका पीछा करो। जैसे ही ये शहर की सीमा से बाहर निकले, अकेले में इसे घेर कर सर कलम कर देना इस एहसान फरामोश का। जो आज्ञा कहकर सैनिकों की एक टोली निकलने ही वाली थी कि अम्बा ने कहा, बाबा, क्यों अपने सैनिकों का वक्त और साहस इस तुझ पर व्यर्थ करना चाहते हैं? तो इस श्रेणी का योद्धा क्या बदला लेगा हमसे? जाने दीजिए, जंगल के पशुओं का आहार बन जाएगा। कहते हुए अम्बा की आंखों में घमंड और गुस्सा साफ झलक रहा था। विक्रमादित्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। फिर वो अम्बा से पूछते हैं, लेकिन भूमि का क्या होगा? कहीं उसने भूमि को कुछ? अम्बा विक्रमादित्य को बीच में रोकते हुए कहती है, उसकी चिंता आप मत करिए। बचपन से जानते हैं हम सिद्धार्थ को, बहुत भावुक है। चाहे कितना भी क्रोध कर ले, पर एक औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। अम्बा की बात मान विक्रमादित्य सैनिकों को सिद्धार्थ के पीछे जाने से मना कर देते हैं। कुछ घंटे बीत गए। सिद्धार्थ और भूमि दोनों जंगल के बीच पहुंच गए थे। जब से दोनों महल से बाहर आए थे, तब से दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। पर अब भूमि से रहा नहीं जा रहा था। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे महल से उठाकर ले आए हो तो तुम बहुत महान हो गए हो? ये करके तुमने पूरे चंद्रसेन परिवार से दुश्मनी मोल ली है। अब 3 महीनों में ही अम्बा दीदी योद्धा परिषद की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक आधिकारिक योद्धा बन जाएंगी। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर भी कर पाएंगी, जिसके बाद उनकी शादी अनंतमणि सूर्यसेन से हो जाएगी। तुम्हारी मौत तो तय है। ये सब सुनकर सिद्धार्थ को और गुस्सा आया। उसने अपना भाला उठाया और फिर से अपने भाले की नोक उसकी गर्दन के पास रखकर कहा, तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है, समझी? तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुप रहो। ये कहते हुए सिद्धार्थ भूमि के बहुत करीब आ गया था। दोनों इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे। भूमि की छाती सिद्धार्थ को छू रही थी। भूमि कांप गई। उसके मन में आया, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है? कहीं ये मेरे शरीर का उपभोग तो नहीं करना चाहता? कोई भी मेरी खूबसूरती पर मोहित हो सकता है। शायद ये भी हो गया हो। अगर इसने मेरे साथ संभोग करने के बाद मुझे मार दिया तो? इन विचारों के आते ही भूमि थोड़ा डर गई और कांपने लगी। थोड़ा हिम्मत कर उसने सिद्धार्थ से कहा, सुनो, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। जैसे ही भूमि ने अपनी बात पूरी की, उसने एक जोर का थप्पड़ अपने ऊपर महसूस किया। इतनी नीच सोच तुम्हारे दिमाग में आती कैसे है? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर अपना भाला उसके गले के पास से हटाकर कहता है, तुम जा सकती हो। मुझे आज भी याद है कि 5 वर्ष पहले जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। समझ लो कि उसी की वजह से मैं तुम्हें बख्श रहा हूं। सिद्धार्थ की बातों से मानो भूमि की आंखें खुल गईं। उसे वो समय याद आ गया जब उसके अंदर अपने रूप को लेकर और अपनी शक्तियों को लेकर कोई अहंकार नहीं था। जब सिद्धार्थ के साथ उसके रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, तब उसे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। उसे बस सिद्धार्थ एक बहुत अच्छा इंसान लगता था। कितना कुछ बदल गया था इन 5 वर्षों में। फिर उसने महसूस किया कि बदला कुछ भी नहीं था। सामने खड़ा सिद्धार्थ आज भी वही था जो 5 वर्ष पहले था, पर उसकी जिंदगी पिछले 2 दिनों में पूरी उल्टी हो गई थी। वो शायद सिद्धार्थ का दुख अब कहीं ना कहीं समझ रही थी। उसकी नजरें झुक गईं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो मुड़ी और वापस कुंडार शहर की ओर बढ़ गई। उधर कुंडार शहर में ये बात बिजली की तरह फैल गई थी कि सिद्धार्थ कारागार से भाग गया। जब सुबह हुई तो कुछ सैनिक महल के शस्त्रागार में पहुंचे तो उन्होंने चंड का मृत शरीर देखा। इससे पूरे चंद्रसेन परिवार में मातम का माहौल फैल गया। विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई।
महाराज, हमें सिद्धार्थ को सबक सिखाना ही होगा। चंड को जान से मारने के बाद उसने राजकुमारी भूमि का अपहरण भी कर लिया है। उसने हद पार कर दी है महाराज। पर हमें यही तो नहीं पता कि वो दुष्ट भागा कहाँ है। विक्रमादित्य की बात पूरा करते ही एक द्वारपाल भागता हुआ सभागार में पहुंचा और कहा, महाराज, महाराज, राजकुमारी भूमि महल में वापस आ चुकी हैं। क्या? उसे जल्दी से सभा में प्रस्तुत करो। विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन होता है और भूमि राजसभा में प्रस्तुत होती है। भूमि, तुम ठीक तो हो ना बेटा? सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं सकुशल हूं महाराज। भूमि ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ किस तरफ गया है? विक्रमादित्य ने पूछा। नहीं महाराज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, भूमि ने जवाब में कहा। भूमि की बात सुनकर विक्रमादित्य का क्रोध और बढ़ गया। अगर सिद्धार्थ जीवित बच गया तो चंद्रसेन परिवार की बहुत बदनामी होगी। उसे मारना ही होगा। राक्षस को जगाया जाए। विक्रमादित्य ने भरे सभागार में घोषणा की। परंतु महाराज, राक्षस? सभा में बैठे सारे मंत्रियों की जान हलक में आ गई। विक्रमादित्य ने जलती हुई आंखों के साथ कहा, हाँ, अब यही एक तरीका बचा है।